हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज है आपकी वर्कशीट नंबर फर्स्ट। ये आपकी 10th क्लास की मैथ्स की वर्कशीट है। इसका जो टॉपिक है वो है आपका वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अब देखिए वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। आपकी वास्तविक संख्या में आती है आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ये हम प्रीवियस क्लासेस में ही काफ़ी अच्छे से जान चुके हैं कि कौन सी परिमेय होती है। जैसे अगर मैं सिंपली सिर्फ शॉर्टली बोलकर बताऊं तो परिमेय संख्या में आपका नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं, जिसको प्राकृत संख्या कहते हैं। आपका होल नंबर नेचुरल नंबर्स में वो होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसी तरीके से होल नंबर में आ जाता है जब ज़ीरो और इंक्लूड कर देते हैं सारी धनात्मक संख्याओं में, तो उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। फिर आता है आपका इंटीजर, जिसमें आपका नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स दोनों आते हैं। ठीक है, तो माइनस ऑफ इनफाइनाइट टू आपका -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, टू इन्फिनिटी। ये z क्या होता है? इंटीजर होता है, जिसको हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, ये सारा पार्ट किसका होता है? परिमेय संख्या का आता है। परिमेय संख्या वो होती है जिसको p/q के रूप में लिखा जाता है। देखो इसकी हेडिंग जो है वो है आपका अपरिमेय संख्या, जो कि परिमेय नहीं होती है। अब परिमेय क्या होती है? क्योंकि परिमेय देखो ये एक अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि आपका परिमेय संख्या को मतलब परिमेय संख्या का विपरीत होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो होती है जिसको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और अपरिमेय संख्या वो होती है जिसको p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, और जहाँ p और q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, इंटीजर होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। और q इज़ नॉट इक्वल टू में ज़ीरो। q इज़ नॉट इक्वल टू में ज़ीरो इसलिए होता है क्योंकि जैसे किसी नंबर से सपोज़ करो 10 है बटा 100 है, तो जैसे ही अगर हम नीचे हर में अगर शून्य आ जाता है तो वो क्या हो जाता है बेटा? अपरिभाषित हो जाता है। उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सपोज़ करो मैंने कहा 6/2, तो इसका मतलब क्या होता है? 6 को 2 से भाग करा तो 3 आता है। क्यों आता है? क्योंकि 2 को हमने 3 बार प्लस करा तो मैं कहाँ पर पहुँची? 6 तक पहुँची। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? आपका 6 तक पहुँची। अब ये 0 को कह रहा है। अब 0 को चाहे मैं कितने ही टाइम्स ले जाऊँ, लेकिन क्या मैं 10 टारगेट तक पहुँच पाऊँगी? नहीं। तो इसीलिए ये क्या होता है? एक अपरिभाषित होता है। ठीक है, अपरिभाषित होता है ये। आप देखिए ये हो गया आपका अपरिभाषित वाला पार्ट। ये इसे रब कर देते हैं हम। ये एक सिर्फ उदाहरण था, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या हमें पता चल गई है, अपरिमेय संख्या पता चल गई है। ये इसके उदाहरण होते हैं परिमेय संख्या के। ठीक है, ये आपके अपरिमेय संख्या के उदाहरण होते हैं, जो रूट में वो संख्याएं जो कि आपका क्या ना बन सके? पूरे ना बन सके। जैसे अगर मैं √2 √3, जैसे ये अभाज्य संख्याएं हैं। अब क्योंकि अगर ये √4 होता, √16 होता, √9 होता, तो ये क्या हो जाती? ये आपका कैटेगरी आ जाती परिमेय संख्या की। ये किसकी आ जाती? परिमेय संख्या की कैटेगरी आ जाती। क्यों आ जाती? क्योंकि 4 का जो गुणनखंड होता है वो 4 में आपका 2 2 ज़ा 4 होता है, तो 2 का पेयर बनेगा। तो रूट से क्या करते हैं हम? बाहर निकाल लेते हैं, तो आपका आ जाता सीधा 2। ठीक है, इसी तरीके से 16 के साथ चलेगा और इसी तरीके से 9 के साथ चलेगा। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है? सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है? केवल एक होता है। जैसे आपका मैं कह दूं 4 और 9, आपका मैं कह दूं 2 और 3। अब 2 और 3 को देखते ही हमें याद आता है 2 3 5, इस तरीके के नंबर क्या होते हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी, अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें जो कॉमन फैक्टर क्या होता है? या तो आप मतलब या तो वो अपने खुद के टेबल में आता है या फिर वो 1 के टेबल में आता है। इसीलिए आपका जब वो 1 या खुद के टेबल में आता है, इसलिए इसमें कॉमन फैक्टर क्या होगा? सिर्फ 1 होगा।
जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा, 3, 5 में भी कॉमन फैक्टर 1 ही होगा। इसी तरीके से जो 4, 9 है, अब क्योंकि ये एक सम संख्या है, ये एक आपका विषम संख्या है और इसके मोर देन 2 फैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन अगर मैं 4 की बात करूँ तो 4 या तो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, या फिर आपका या तो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है। इसी तरीके से 9 जो होता है वो 1 में, 3 में और 9 में आता है। तो कॉमन क्या हुआ, 1 आ गया आपका। इसीलिए इसका बस सहअभाज्य का मतलब क्या होता है, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ठीक है। अब देखिए एचसीएफ होता है बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई अन्य संख्याओं को विभाजित करती है। बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई अन्य संख्याओं को विभाजित करती है। जैसे मैं कह दूं आपका 6 और 4, इसमें एचसीएफ निकालो। 6 और 4 में एचसीएफ निकालो। देखो एचसीएफ निकालना है किसका, 6 का और 4 का निकालना है एचसीएफ। अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ सकता है, तो 6 और 4 ये आपका 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 6 के टेबल में आता है। 4 किस किस के टेबल में आता है, 1 में आता है, 2 में आता है और आपका 4 में आता है। तो आया आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा, देखो 1 भी आ रहा है कॉमन फैक्टर, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, ये वाला आपका। तो इसीलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो इस वाले में वो ये कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई अन्य संख्याओं में विभाजित होती है। इसका मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या कम से कम लोवेस्ट हो नंबर जो कि आपका मल्टीपल हो। तो आपका सीधा क्या आ जाएगा इसका आंसर। कुछ बच्चे हाँ, कुछ में हम इस तरीके से भी निकालते हैं कि मैंने 6 ले लिया, 4 ले लिया, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 2 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर 2 1 ज़ा 2, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दिया 12। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, नहीं तो आपका इसमें क्या है, देखो ये आपका क्या ले लिया मैंने, 6 ले लिया। अब 6 क्योंकि 2 का भी होता है, 3 का भी होता है, और इस वाले में जो कॉमन ले लिया वो क्या ले लिया, 2 ले लिया। तो इसलिए 6 2 ज़ा 12। तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसने क्या कहा है, इसे हम इस वाले पार्ट को रब कर देते हैं, इसे थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ इस वाले पार्ट के लिए। ठीक है, अब इसने कहा है कि निम्न दशमलव निरूपण पर ध्यान दीजिए। अब आप ये जानते हैं, ये मैं आपको साइड में बता भी देती हूँ कि आपकी जो परिमेय संख्या होती है ना, देखिए आपका परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो होता है 2 प्रकार का। एक होता है शांत जिसको टर्मिनेटिंग कहा जाता है, एक होता है अशांत जिसको कहते हैं आपका नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग। ठीक है, अनवसानी आवर्ती। अब देखिए ये क्या होता है, जो कि कुछ स्टेप्स के बाद, जैसे कि आपको क्या मिल जाए, 2 का मल्टीपल मिल जाए, 5 का मल्टीपल मिल जाए डिनोमिनेटर में। जैसे कि आपका मैं कह रही हूँ 3/8 दे रखा है, 1/2 हो जाए, आपका 5/16 हो जाए। ठीक है, 5/16 हो जाए, आपका 1/25 ही हो जाए, चाहे 25 है ये। ठीक है, 25 हो जाए। तो ये क्या होते हैं आपका, ये सारे नंबर होते हैं आपका शांत, एक स्टेप के बाद शांत हो जाते हैं ये। अब जो दूसरे वाले होते हैं अशांत, अनवसानी, आवर्ती, ये क्या होते हैं बेटा आपके, जैसे कि आपका मैं कह दूँ 1/3, ठीक है, 1/7, 1/11 या 2/7 या 2/11 भी कर सकते हो। ये सारे क्या होते हैं, कुछ स्टेप्स के बाद जो होता है रिपीट होने स्टार्ट हो जाते हैं। शांत नहीं होते लेकिन रिपीट होने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि हमने 9th क्लास में भी सीखा था बेटा। जैसे अगर मैं इसे करके दिखाऊँ, एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे मैं कहूँ अगर मैं 1
3 से भाग करके दिखाऊं तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 पॉइंट, ये 0 हो गया तो ये 3 हो जाएगा, तो ये 9, फिर बचेगा ये 1, फिर से 0 आया 3, फिर 9 3, ठीक है, रुक जाओ, ये आ जाएगा 1, फिर 0 और ये 9। तो हमने ये देखा है फिर से ऐसे ही आता जाएगा, इसका मतलब 3.333, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3.333, 3.333, ठीक है, ये वाला पार्ट। इसका मतलब ये जो है इस पर भी स्टेप्स पर भी रिपीट कर सकते हैं आप, जैसे 1/7 है, ये 142857 समथिंग कुछ करके आता है, 0.142857, फिर 0.142857, मतलब ये रिपीट होता है, ये नहीं है कि है यहाँ पे शांत हो गया, इस तरीके से आता है। इसका मतलब ये दो प्रकार के होते हैं, एक शांत होता है, एक अशांत होता है। शांत जो कि कुछ स्टेप्स के बाद जो है स्टॉप कर देता है, टर्मिनेट हो जाता है, शांत हो जाता है। लेकिन ये जो होता है स्टेप्स जो होते हैं इसका टर्मिनेट तो होता ही नहीं है, लेकिन बस ये चीज़ है कि कुछ स्टेप्स के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, ये स्टार्टिंग में ही रिपीट हो जाता है। तो जो संख्याएं जो टर्मिनेट ना हो लेकिन रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएं उनको हम क्या कहते हैं बेटा, आपका परिमेय संख्या की कैटेगरी में ही आती हैं ये। अब एक जो होता है अपरिमेय संख्या आता है, अपरिमेय संख्या को भी सीख लेते हैं ज़रा, ठीक है। अब अपरिमेय संख्या क्या है आपकी, ये देखिए अपरिमेय संख्या, इसमें क्या होता है बेटा, इसका जो दशमलव प्रसार होता है वो सिंपली आपका क्या होता है, जैसे मैं कहती हूँ √2, √3, आपका √5, एवन पाई। अब देखो यही जो पाई है, जब इसको इस वाली कैटेगरी में ये समझ लो 22/7 के रूप में लिखते हैं, तो ये परिमेय संख्या की किस कैटेगरी में आता है, जो दशमलव प्रसार क्या हो रहा है आपका अशांत है लेकिन रिपीट है। इसका मतलब 3.14, क्योंकि 3.14 भी क्या होती है, इसकी वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, रिपीटिंग वैल्यू होती है ये 14 ... ठीक है, ये भी क्या होता है, डॉट होता है, इसका मतलब ये शांत नहीं होती है। लेकिन जब ये पाई के रूप में होता है तो ये एक अपरिमेय संख्या होती है, क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो ये पाई वाला वैल्यू आ जाएगी, या आप कह दो 1.0100100001। अब आप ये देख रहे हो ये एक बार 0 बनाया है, फिर ये 00 बनाया है, और फिर ये शांत भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है अपने आप को, ठीक है, शांत भी नहीं है, इसका मतलब अनवसानी अनावर्ती, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। चलिए बेटा अब आ जाते हैं हम इस पर ही, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, ये हमने डिस्कस कर लिया है कि किस तरीके से होगा, तो हम सीधा इसे आंसर लिख देते हैं बेटा, ये हमारा लिखा हुआ भी है। इसने कहा है कि ये जो 1/7 वाला पार्ट है ये आपका क्या है 0.142857, देखो अभी यही बताया था मैंने, इसका मतलब क्या है 0.142857 जो लिखा हुआ है ये क्या हो गया आपका, इस तरीके से ये आपका बार लग जाता है, ठीक है। अब देखो ये वाला क्या है, अनअवसानी आवर्ती है, ठीक है, अनअवसानी आवर्ती है। ये क्या हो रहा है, एक स्टेप के बाद शांत हो रहा है। ये देखो ये वाला पार्ट इसमें गलत दिया हुआ है, ये परिमेय संख्या का एग्जाम्पल नहीं है, ये अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल है, इसलिए आप सभी अपना सही कर लीजिएगा, ठीक है। और ये जो है अनअवसानी अनावर्ती, ये जो ये वाला पार्ट है जो कि आपका रिपीट भी नहीं होता है और टर्मिनेट भी नहीं होता है, मतलब शांत भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं कर रहा है, ये आपका अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में आता है, ठीक है। ये चीज़ आप देखिए बेटा, इधर देखते हैं, वो कहते हैं रिक्त स्थान भरिए भाज्य, वो ये कह रहे हैं जो 245 है ना, इस वक्त क्या है ये भाज्य है, तो ये बताओ ये 3 क्या है, तो 3 हम लिख देते हैं इसमें, ये है आपका भाजक जिसको डिवाइड किया गया है, जो डिवाइड करके आता है वो होता है भागफल,
और ये जो आया है 2, ये है आपका शेषफल। ये आया है आपका शेषफल। ठीक है, आप देखिए, अब इसको इसने किस रूप में लिखा है, 245, जो कि क्या था, भाज्य था, बराबर में भागफल, गुना में भाजक, प्लस में, ये गलत लिखा हुआ है इसने, ये आएगा आपका 3 और ये आएगा, ये आपका आएगा 2, ये आएगा आपका 2, ये इसमें मिस्टेक है बेटा, ये भी चेक कर लीजिएगा। तो 245 इज इक्वल टू में 81 इंटू में 3 प्लस में 2 आ जाएगा। अब वो ही कहता है, इसे क्या कहते हैं, विभाजन एल्गोरिथम कहा जाता है, जो मैंने इस तरीके से लिखा है। ये क्या होता है, भाज्य बराबर का, आप देखो ये क्या था, भागफल, आप भागफल और भाज्य को प्लेस चेंज कर सकते हैं क्योंकि इनटू में ही है, ठीक है, और प्लस में शेषफल होता है ये। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूँ तो क्या क्या पॉइंट्स हैं, ये भागफल इसमें क्या था, आपका भागफल था 81, ये भाजक क्या था आपका 3 था, और शेषफल क्या था 2 था। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम अपने। वो ये कह रहा है 210 और 128 के लिए विभाजन एल्गोरिथम लिखिए। तो देखिए बेटा कैसे लिखेंगे, ये 210 और 128 है, इसको इस तरीके से लाइन खींच देते हैं हम, 210 और 128। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्या है आपका 210 और 128, इसका विभाजन एल्गोरिथम से करना है। तो आप सीधा क्या करोगे, 210 बराबर 128 गुना 1 प्लस क्या आ जाएगा, 1 से इसलिए करा है क्योंकि अगर दुगना करेंगे तो ये 210 से ज़्यादा हो जाएगा। तो आप इधर कैलकुलेट कर लेते हैं, बाद में रब कर लेंगे हम। ये देखो ये आ गया आपका 128, 210 को ये इधर ही कर लेते हैं, जाओ, ये 128, ये आ गया 2, ये हो गया आपका 10 में से 8 गया 2, तो ये हो गया 82। ठीक है, तो आप इसे रब कर लोगे। आप आते हैं इस पर, ये अब क्या है, ये इस वक्त शेषफल आया है, ये आपका क्या है, आपका ये आपका भागफल है, ये आपका भाज्य है और ये आपका भाजक है। ठीक है ना, भाजक और ये आपका भाज्य है। आप देखो ये 128 इधर ले आएंगे जो यहाँ पर था, इसको 82 को इधर ले आएंगे, 82 को भी 1 से इंटू करेंगे, प्लस में अब देखो इसे करके देखते हैं, 8 में से 2 गया 6, थोड़ा सा वर्बली कोशिश करते हैं, 8 में से 2 गया 6 बचा, ठीक है, 8 में से 2 गया 6, 12 में से 8 गया 4, तो 46 आ गया। अब 82 इज इक्वल टू में 46 इंटू में 1, हमें 1 का ही लग रहा है कि 1 के अकॉर्डिंग भी इजीली चला जाएगा। 12 में से 6 गया तो 6, ये आ जाएगा 36। अब 46 और 36 इंटू में 1 प्लस का 10, 36 ले आएंगे आप, 10 इंटू में 3, अब देखो अब आ गया ना 3, तो ये 10 3 से 30 और 6, अब ये देखो 10 ले आएंगे हम, 6 इंटू में 1 प्लस का 4, ठीक है, अब देखो 6 बराबर आ जाएगा 4 इंटू में 1 प्लस का 2, अब बिल्कुल आंसर पर हैं हम अपने, और ये आ जाएगा आपका 4 बराबर का 2 इंटू में 2 प्लस में 0। मतलब हमें ये जो विभाजन एल्गोरिथम वाला करना होता है तब तक ले जाना होता है जब तक कि हमारा जो ये रिमाइंडर है, जो ये शेषफल है वो क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए इसका एचसीएफ निकालो तो आपका सिंपली क्या आ गया, ये आ गया, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। वो कह रहे हैं 112 एंड 86 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। इस प्रकार दर्शाइए कि 112 इंटू में 86 क्या है, इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम के गुना के बराबर हैं। तो देखिए ये भी इजी क्वेश्चन है, इसको इसी इधर ही कर लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये देखिए यही कह रहा है आपका 112 और 86। ठीक है,
आप देखिए 86 और 112। अगर हम सिंपली इसके फैक्टर्स करते हैं तो ये क्या आ जाएगा आपका, देखो 2 से चलाएगा, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12। फिर ये आपका ये हो जाएगा 2 28, फिर ये 28 वाला हो जाएगा 2 14, फिर ये 14 का आ जाएगा 2 और 7। ठीक है, इसका मतलब ये क्या आ रहा है आपका, इधर लिख लेते हैं 1 1 2। इसका मतलब ये आ रहा है आपका 1 1 1 1 2 का आ रहा है आपका 1 2 3 4 2 की पावर 4 इंटू में 7। ठीक है, अब 86 का निकालते हैं हम। 86 क्या आ रहा है, 86 का देखते हैं। ये देखो 2 4 ज़ा और 2 3 ज़ा। ठीक है, तो हमने देखा ये 2 इंटू में क्या आ रहा है 43। तो ये सिंपली हमें एचसीएफ तो पता चल गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखा जाता है, तो आपका एचसीएफ आ जाएगा बेटा 2। और एलसीएम कैसे निकालोगे, देखो ये इसकी हाईएस्ट कितनी पावर है 4 है, तो आपका एलसीएम में आ जाएगा 2 की पावर 4 इंटू में 7 इंटू में 43। ठीक है, तो आप इन दोनों को जब डिवाइड करके अगर आप इसको देखेंगे तो आप इसको चेक कीजिए ज़रा। अगर मैं 2 की पावर 4 की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका 16 7 सा कितने होते हैं, यही 116 ही होते, 112 भी होते हैं, है ना। 16 7 सा कितने होते हैं 112, 16 7 सा होते हैं 112 इंटू में 43। तो आपका ये हो जाएगा 112 इंटू में 43। तो ये आपका आ गया एलसीएम। अब जब ये आपका एलसीएम आ गया है तो आप खुद ही देख रहे हैं एचसीएफ है 2। अगर मैं इसमें 2 को गुना करूँगी तभी 86 पर पहुँच जाएगा। इसका मतलब अगर मैं एलसीएम को एचसीएफ से गुना करती हूँ तो वो किसके बराबर होता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब ये होता है कि एलसीएम का अगर हम एचसीएफ से गुना करते हैं तो जो जो दो नंबरों का हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है वो उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसका मतलब सपोज़ करो ये 112 इंटू में 86 के नंबर के बराबर होगा। सपोज़ करो ये ए है और ये आपका बी है। ठीक है, ये ए है और ये आपका बी है। क्लियर है, तो आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब वही कह रहे हैं निम्न संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। वही कह रहा है आपका 116, ये देखिए 164 डिवाइडेड है, क्वेश्चन नंबर 3। ये कहता है 164 डिवाइडेड बाय 12। अब देखो 6 4 10 और 11 नहीं, ये 3 से तो भाग होगा नहीं, तो इसीलिए आपका क्योंकि ये मल्टीपल किसका है 3 का भी है और 4 का है। अगर सिर्फ 4 का होता तो ये डायरेक्ट आंसर दशमलव प्रसार क्या हो जाता आपका शांत हो जाता, लेकिन क्योंकि इसके साथ 3 भी लगा हुआ है और ऊपर हमें मल्टीपल भी नहीं दिख रहा है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा आ जाएगा बेटा, अशांत आएगा, लेकिन रिपीटिंग वाला आएगा, आवर्ती वाला आएगा। मैं सिंपली बस आवर्ती लिख रही हूँ। आवर्ती मतलब है कि आपका रिपीट करेगा, मतलब ये कि आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर मैं दूसरे की बात करती हूँ तो देखिए आपका दूसरा क्या आएगा आंसर। दूसरे क्वेश्चन के लिए कह रहा है वो 83/7। ये देखो अभी 7 की तो हमने बात करी थी, इसका भी दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत आवर्ती ही होता है, तो इसे भी अशांत आवर्ती की कैटेगरी में डाल देंगे। ठीक है, अब थर्ड है 100/15। देखो 100/15 भी क्या है आपका बेटा, ये भी अशांत हो जाएगा, क्योंकि ये 100/15 भी इसीलिए हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे क्या है बेटा, ये है आपका 3 का मल्टीपल है, 3 और 5 का। तो 5 का होता तो सॉल्व हो जाता, लेकिन ये क्योंकि 3 का है इसलिए सॉल्व नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका, ये मैं इधर ही लिख देती हूँ। वो ये कह रहे हैं डैश संख्याओं का दशमलव निरूपण अनअवसानीय आवर्ती होता है, अनावर्ती याद रखना, तो ये अपरिमेय संख्याओं का होता है।
ठीक है, चलो। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।